सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन बहुत ही ईमानदार और भोला किसान था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी मीरा ही थी। भोला दिन भर बाहर जाके काम करता और जो भी पैसे कमाता उससे वो अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन जब भोला शाम को काम करने के बाद घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी भोला से बोला, अजय आ गए आप? आज तो बहुत गर्मी थी। आप थक चुके होंगे। लीजिए पानी पी लीजिए और फिर आराम कर लीजिए। क्या करूं मीरा, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी गर्मी हो। अगर नहीं करूंगा तो मुखिया का पैसा कैसे चुकाऊंगा? वैसे भी बीते 2 सालों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। हाँ जी, अब तो धीरे धीरे करके घर का सारा अनाज भी खत्म होने वाला है। अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब तो खेत में फसल उगाने के लिए मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर फिर मदन घर के एक कोने में पड़ी चारपाई पर लेट जाता है और फिर यही सोचता रहता है कि कैसे होगी फसल बिना बारिश के। वो क्या करे कि गुजर बसर करने के लिए खेत में कुछ अनाज पैदा हो जाए। यही सोचते हुए फिर मदन सो जाता है और फिर अगली सुबह उठकर वो हल लेकर अपने खेत के लिए चल पड़ता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने के लिए। मुझे आने में शाम हो जाएगी। अरे मदन, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जा रहे हो हल लेकर? बारिश तो हुई ही नहीं है पिछले 2 सालों से। अरे कुछ नहीं कमलेश भाई, बस जा रहा हूँ अपना खेत जोतने। शायद इस बार बारिश हो जाए। फिर पूरे दिन काम करने के बाद मदन शाम को वापस घर लौट जाता है। अजी आ गए आप? क्या हुआ, कुछ जुताई की खेत की आपने? नहीं, मेरा खेत तो पूरा नहीं जोता है। अब तुम्हें पता ही है कि पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई है, इसलिए खेत जोतने में थोड़ा समय तो लगेगा। आप चिंता ना करो, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बातें करते करते रात हो जाती है और फिर मदन और मीरा दोनों सो जाते हैं। अरे मदन, पागल हो गया है क्या? तुझे पता है कि बारिश नहीं होगी। फिर भी तू अपना खेत जोत रहा है। मान जा और कोई दूसरा काम कर। खेत जोतने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं हरिया भाई, बारिश तो जरूर होगी इस बार। हाँ, अब ठीक है। खेत की जुताई बस थोड़ी सी रह गई है, कल आके जोतूंगा। और फिर मदन घर चला जाता है। मदन को खेत जोतते हुए धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन बारिश का तो कहीं दूर दूर तक कोई निशान भी नहीं था। एक शाम को मदन खेत से थका हारा और उदास होकर घर लौट रहा था। तभी उसने एक साधु को रास्ते में जमीन पर पड़े हुए मदद मांगते हुए देखा। अरे कोई है? मेरी मदद करो। मुझे प्यास लगी है। मुझे कोई पानी लाकर पिला दो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बाबा की गुहार सुनकर फिर मदन उन्हें पानी लाकर पिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही परेशान हो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं?
हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो पता ही है कि पिछले 2 साल से गांव में बारिश नहीं हुई है और खेती का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। अब तो घर में बचा अनाज भी खत्म होने वाला है। मैंने सोचा शायद इस बार बारिश होगी, इसलिए 2 हफ्ते से खेत की जुताई कर रहा था, लेकिन बारिश का अब तक कोई भी पता नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लो, ये एक जादुई हल है। जब तुम इस हल से खेत जोतोगे तो तुम्हारे गांव में बारिश अवश्य होगी। लेकिन याद रहे कि इस हल का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना जो भी इस हल का गलत इस्तेमाल करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर मदन हल लेकर अपने घर चला जाता है और फिर अगली सुबह वो बाबा द्वारा दिए गए हल को लेकर अपने खेत की ओर रवाना हो जाता है। फिर मदन उस हल से खेत जोतना शुरू करता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब गांव में चारों तरफ बारिश ही नजर आ रही थी। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। फिर गांव में लगातार 3 दिन तक बारिश हुई और फिर से चारों तरफ हरियाली लौटने लगी। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारे गांव में बारिश हुई है। आप ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना हम सभी पर। अजी सुनते हो, अब तो बारिश भी होने लगी है। तो क्यों ना हम अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाएं और फिर उन्हें बाजार में बेचकर मुखिया से लिया हुआ कर्ज भी चुका देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही अपने खेत में कुछ सब्जियां लगा देता हूँ और फिर कुछ समय बाद जब सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो उन्हें बाजार में बेचकर मुखिया का सारा उधार चुका दूंगा। अगले दिन फिर मदन अपने खेत में ढेर सारी सब्जियां लगा देता है और वह रोज अब खेत में खूब मेहनत करता है और अपनी फसल की देखभाल करता है। कुछ समय बाद खेत में ताजी और हरी सब्जियां तैयार हो जाती हैं। अब मेरी फसल लगभग तैयार हो चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, आज थोड़ी सी सब्जियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। सब्जियां ले लो, ताजी हरी हरी सब्जियां। फिर उस दिन मदन शाम तक सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमाता है और शाम को घर वापस आ जाता है। मीरा, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। पूरे दिन आज सब्जियां बेचकर थक गया हूँ। जी अभी लाई। क्या कुछ कमाई हुई आज? हाँ, आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन मैंने 500 रुपए की सब्जियां बेची है। मीरा मदन की इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और खाना बनाने चली जाती है। दोनों फिर रात में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मदन फिर खेत से सब्जियां लाता है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच आता है। मीरा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये लो, कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो। मैं कल मुखिया के घर जाऊंगा उनके पैसे लौटाने के लिए। ठीक है जी, आप कल मुखिया को उसके पैसे लौटा देंगे तो हम पूरी तरह से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे जो आपने मुझे दिए थे। मुखिया जी, देख लीजिए, पैसे पूरे हैं। क्या बात है मदन, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? आज अचानक इतने सारे पैसे एक साथ लौटाने आए हो? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। मैंने अपने खेतों में सब्जियां उगाई है इस बार, जिन्हें मैं बाजार में बेचकर अब पैसे कमाता हूँ। अब जब मेरे घर की स्थिति सुधरने लगी है और पैसे भी आने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि अब आपके पैसे वापस कर देना चाहिए। ये मदन को क्या हो गया है?
ये इतना पैसे वाला कैसे बन गया? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रामू और मोहन, तुम दोनों मुझे पता करके बताओ कि मदन के इतना अमीर होने का क्या राज है। मीरा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि आज फिर से जादुई हल से अपना खेत जोत दूँ, जिससे मेरी फसल और भी अच्छी होगी। जी, क्यों नहीं। और वैसे भी काफी टाइम हो गया है, आपने उस जादुई हल का प्रयोग नहीं किया है। मदन और मीरा की बातों को मुखिया के दोनों नौकर रामू और मोहन उसके घर के पीछे से सुनते हैं और फिर मुखिया को जाकर बताते हैं। मुखिया जी, हमने पता कर लिया है। मदन के पास एक हल है और वो भी एक जादुई हल। मालिक, मैंने मदन की पत्नी को ये कहते हुए भी सुना था कि जब जब इस हल से मदन खेत की जुताई करता है, गांव में मूसलाधार बारिश होती है। अच्छा, तो ये राज है मदन के अमीर होने का। रामू और मोहन, तुम दोनों कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी करके मुझे तुम दोनों वो हल ला कर दो। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं तुम दोनों को खूब सारे पैसे दूंगा। फिर रामू और मोहन दोनों मुखिया की इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस हल को कैसे मदन से लिया जाए यही सोचने में लग जाते हैं। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात जब मदन और उसकी पत्नी मीरा दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी अरे रामू, देख तो, क्या दोनों सो रहे हैं? हाँ भाई मोहन, दोनों सो रहे हैं हमारे पास। यही सही मौका है। चलो हल को चुरा कर यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। और अगली सुबह जब मदन सोकर उठा तो अरे, मेरा जादुई हल कहाँ गायब हो गया? अब मैं अपने खेत की जुताई कैसे करूँगा? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब आप ही कोई रास्ता बताओ। फिर मदन रोते हुए उसी साधु बाबा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बाबा, आज जब मैं सोकर उठा तो आपने जो जादुई हल मुझे दिया था वो मेरे घर से गायब हो गया है। मैंने उसे अपने घर के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन मुझे हल कहीं नहीं मिला। बेटा मदन, तुम चिंता मत करो। उस हल में एक विशेष और शक्ति का वास है, और यदि कोई उस हल को चुरा कर ले जाएगा तो वो हल अपनी शक्ति तब तक के लिए खो देगा जब तक उस हल को उसके असली मालिक को वापस न सौंपा जाए। साधु की बात सुनकर मदन चिंता मुक्त हो जाता है और फिर अपने घर वापस लौट जाता है। और दूसरी तरफ मुखिया हल को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ दिन तो मुखिया के अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन रामू, अरे निकम्मे, क्या कर रहा है? जब देखो दिन भर इधर उधर करता रहता है। चल जा, आज खेत जोत करा। काफी समय बीत गया है। हमारे खेत में पिछले 2 साल से एक भी फसल नहीं उगाई गई है। जी मालिक, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ। और फिर रामू हल लेकर खेत जोतने चला जाता है। लेकिन जैसा मुखिया ने सोचा था कि जब हल से उसके खेत की जुताई की जाएगी तो उसके खेत में भी बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रामू नालायक, ये कैसा हल है जो तू चुरा कर लाया है? कहीं तूने कोई दूसरा हल तो नहीं उठा लिया था? नहीं मालिक, मैंने तो मदन के घर से ही ये जादुई हल चुराया था। पता नहीं क्यों अब इसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। हल की शक्तियाँ तो काम नहीं करती, लेकिन अब दिन प्रतिदिन मुखिया का सब कुछ बर्बाद होने लगा था। अरे मोहन, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरा सब कुछ नष्ट होता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कुछ उपाय करो, नहीं तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। सरकार, कहो तो मैं किसी से बात करूं? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं।
ठीक है, कल ही उन्हें बुला लो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी हालत किस वजह से खराब होती जा रही है। और फिर दूसरे दिन मुखिया के घर एक तांत्रिक आता है। बाबा जी, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या हो गया है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी सारी जमा पूंजी नष्ट होती जा रही है। बाबा जी, कुछ उपाय कीजिए। तुमने एक घोर अपराध किया है। तुमने एक पवित्र हल की चोरी की है और उस हल की शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहा। जब तक तुम उस हल को, उसके असली हकदार को वापस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा सब कुछ नष्ट होता रहेगा। मुखिया तांत्रिक की बात सुनकर डर जाता है और फिर दूसरे ही दिन वो रामू को साथ लेकर मदन के घर पहुंच जाता है। अरे भाई मदन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे घर से रामू और मोहन को हल चुराने के लिए कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया जी, कोई बात नहीं। आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये लो अपनी अमानत, खुद ही रखो। मैं इसके लायक नहीं हूं। हल वापस करने के बाद फिर मुखिया वहां से चला जाता है और मदन को उसका जादुई हल फिर से वापस मिल जाता है। अब मदन और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे।